गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी एक्सपर्ट पे, जहां हम लोग शुरू करने वाले हैं आज यूनिट 1। पहला हमारा टॉपिक है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। एक्चुअली इस टॉपिक का सबसे जो खास बात है, आपका ये एप्लीकेशन पार्ट इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, रेजोनेंस लिखा कैसे जाता है, और फिर उस रेजोनेंस से क्या क्या चीज़ें हम एप्लीकेशन पार्ट उसके क्या क्या कर सकते हैं, उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी एक्सपर्ट पे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहला काम। वीडियो को लाइक करिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा। बाकी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं, मुझे पक्का पता है। सब लोग ज्वाइन किए तो तैयार ही हो गए। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना रेजोनेंस। देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस का, नाम अगर आता है व्हाट इज रेजोनेंस, सबसे पहली बात ये होती है रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जो दो लोगों के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच का भेदभाव कंप्लीटली फिनिश कर देता है। सो रेजोनेंस जो फिनोमिनन है उसमें आप देखोगे भेदभाव जो कंप्लीट होता है मॉलिक्यूल के बीच में, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो रेजोनेंस हम जब पढ़ेंगे तो आप इसमें से कई सारी चीजें क्या होगा हम लोग इसमें निकाल के बाहर लाएंगे। तो रेजोनेंस होता क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। पहले हमें जानना जरूरी है कि रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है, देन हमें फिर ये समझना पड़ेगा कि इसके इस्तेमाल क्या है, क्या क्या यूज हैं। देखो, सबसे पहले रेजोनेंस होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने का जो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है वो है कंजुगेशन का होना कंपलसरी है। क्या फिनोमिनन होगा जो रेजोनेंस कहलाएगा। तो एक मैं आपको सिस्टम दिखा रहा हूं, आप लोग बताइए क्या ये रेजोनेंस है। एक मॉलिक्यूल देखिए हमारे पास है C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने चार्ज को यहां से मूव कराता है, यहां से, और पहुंच जाता है इसके पास। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक, इसकी तरह से बन जाएगा R O माइनस, यहां चला है डबल बॉन्ड। ये इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया। ये जो फिनोमिनन आपके सामने लिखा हुआ है ये रेजोनेंस है। इसी की तरह एक और रेजोनेंस का दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये है R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, यहाँ पे CH2 माइनस है, ये भी रेजोनेंस करता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्म लाइक दिस, C डबल बॉन्ड CH2 और CO माइनस। ये जो दोनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये जो फिनोमिनन हुआ, जो स्ट्रक्चर नए नए बने उनको हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस हुआ। इसमें भी ये जो हुआ है ये रेजोनेंस की वजह से हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये रेजोनेंस है क्या चीज, और वो मॉलिक्यूल का मिनिमम वो कौन सी क्राइटेरिया होगी, या वो मिनिमम क्या क्राइटेरिया होगा जिसमें कोई मॉलिक्यूल हमारा रेजोनेंस शो करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हमें पहले यही देखना है वो सारे क्राइटेरिया, और फिनोमिनन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जो फिनोमिनन है इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अगर हम इसको पॉइंट वाइज बात करें, सारी बातें पॉइंट वाइज लिखें, तो सबसे पहले रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो दो वर्ड होता है, एक वर्ड है लोकलाइज्ड और दूसरा वर्ड है डीलोकलाइज्ड। पहले आप लोग इन दोनों के बारे में फैमिलियर हो गया नहीं हो, पहले समझो लोकलाइज्ड क्या होता है, लोकलाइज्ड, और दूसरा होता है डीलोकलाइज्ड। ये दोनों वर्ड जो है इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये आपको आगे भी मिलेंगे इस टर्म से, लोकलाइज्ड का वर्ड और दूसरा वर्ड डीलोकलाइज्ड। ये दोनों का फिनोमिनन का कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग है, जैसे ये बोर्ड जो यहाँ पे लगा हुआ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये अपना फिक्स पोजीशन पे अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड फिक्स, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोकलाइज्ड है, ये अपने जगह को चेंज नहीं कर सकता, दैट इज वाई लोकलाइज्ड। बट जो अपने पोजीशंस को चेंज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके चला जाए, दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड। अभी मैं यहाँ हूँ, हो सकता है कुछ देर बाद मैं कहीं और होऊंगा, कल सुबह कहीं और होऊंगा, परसों कहीं और होऊंगा, शाम में कहीं और होऊंगा, तो मैं डीलोकलाइज्ड हूं, मैं मूवमेंट में हूं। तो डीलोकलाइज्ड होते हैं ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन में मूवमेंट करते हो, अपने पोजीशन को शिफ्ट करते हो, दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और जो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सवाल आएगा डीलोकलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है। तो आपको बता दूं मैं कि अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो डेफिनेशन रेजोनेंस का, रेजोनेंस इज द फिनोमिनन ऑफ, resonance is the phenomenon of delocalization of
पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या आएंगे, पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ये तीनों पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ए कंजुगेटेड सिस्टम, इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। अब उसके बाद इससे क्या होगा, अगर इसी बात को हम लिखें इससे क्या होगा, तो जब डीलोकलाइजेशन होगा कंजुगेटेड सिस्टम में, इस वजह से सिस्टम में आते यूनिफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच ब्रिंग यूनिफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द मॉलिक्यूल, ओवर द मॉलिक्यूल। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो यूनिफॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द मॉलिक्यूल ड्यू टू विच सिमेट्री arises and molecule achieve stability, due to which symmetry arises and molecule achieve stability। अब ध्यान से समझ लो, यही बस बात है। अगर हम इसको चार छोटे छोटे बातों में पॉइंट वाइज लिखें तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, रेजोनेंस एक फिनोमिनन है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है कंजुगेटेड सिस्टम में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का या चार्जेस का यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा, मॉलिक्यूल में आ जाएगा सिमेट्री। और अगर कोई भी सिस्टम सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हैं, तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ओवरऑल कह सकते हो कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहां भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, वहां पे सिमेट्री आएगी, मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही फिनोमिनन कहलाता है रेजोनेंस। अब इसका एग्जांपल देखो, हमने आप एसिटिक एसिड उठा लेते हैं, एसिटिक एसिड में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो होगा। कैसे होगा जरा देखो, अभी ये निगेटिव चार्ज किसके पास है, ये ऑक्सीजन पे। अगर इसका हम रेजोनेंस करा लेंगे तो ये रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, ये यहां से यहां चला आएगा, ये बन जाएगा CH3O- डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या दिखाएगा, वो दिखाता है कैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये निगेटिव चार्ज देखो, दोनों कभी इस कार ऑक्सीजन पे था, कभी इस ऑक्सीजन पे था, मतलब कि दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बने हैं दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही एक एग्जांपल और मैंने अभी आपको दिया था, ये वाला देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2-। अब जरा ध्यान देना बच्चा लोग, यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, अभी हमारा निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, बट जब ये रेजोनेंस कर लेगा तो रेजोनेंस के बाद ये नेगेटिव चार्ज किस पे चलाएगा, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज कम ओवर ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये दोनों चार्ज ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पे ही फिक्स है, वो भाग के वहां से कार्बन पे आएगा, फिर कार्बन से वहां, ये दोनों प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होते रहेंगे। जब ये कॉन्टिन्यूअस होंगे तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड CH2। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों एटम के बीच में ऐसे ट्रेवल कर रहा है। जो डैश लाइन आप देख रहे हो, वो डैश लाइन क्या बता रहा है कि दिस नेगेटिव चार्ज इज ट्रेवलिंग ओवर दीज टू एटम। कौन कौन सा, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हमारा नेगेटिव चार्ज ट्रेवलिंग कर रहा है, घूम फिर रहा है, ये देखो।
सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सवाल आएगा दिमाग में हमारे पास कि ये होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये किन कंडीशन में मॉलिक्यूल ऐसा कुछ शो करेगा, वो कौन से कंडीशंस होंगे जब रेजोनेंस होगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। चलो, किसी को कुछ पता है कि अगर मॉलिक्यूल को रेजोनेंस शो करना है तो क्या कंडीशन होना कंपलसरी है, किन कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। किसी को कुछ भी पता है बताओ, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर आप लोग बता दो कि अगर मॉलिक्यूल को रेजोनेंस शो करना है ना तो क्या कंडीशन होना जरूरी है। एनीबॉडी जिसको भी पता हो बता सकते हो। हाँ भाई, मॉलिक्यूल को रेजोनेंस शो करना है सो कंडीशन क्या होगा, किस कंडीशन में अपना मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करने के लिए एलिजिबल होगा। मिनिमम कुछ तो क्राइटेरिया होगा। देखो, सबसे पहला कंडीशन है, अगर आपको रेजोनेंस शो कराना है सो पहला कंडीशन है ईच एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस must be sp और sp2 हाइब्रिड, must be sp और sp2 हाइब्रिड। ये कंपलसरी है। जो भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं हर एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp होगा या तो sp2 होगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ना sp3 हो सकता है ना sp3d हो सकता है। दूसरा, मॉलिक्यूल का प्लेनर होना कंपलसरी है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल का प्लेनर होना भी कंपलसरी है। और तीसरा है मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड होना भी कंपलसरी है। अगर ये सारी बातें फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने के लिए एलिजिबल है। अब ये हमारा मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। यही मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी मॉलिक्यूल को रेजोनेंस करने के लिए, ठीक। अब रेजोनेंस को शो कर रहे हैं कैसे, ये जो डबल हेडेड एरो देख रहे हो ना, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डबल हेडेड एरो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन दोनों साइड जा सकता है, जैसे आगे आया वैसे ये जब यहां से यहां आता तो वापस पीछे भी आ सकता था। सो डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। डबल हेडेड एरो क्या बताता है, दिस स्ट्रक्चर कैन मूव फॉरवर्ड और इट कैन ऑल्सो मूव इन बैकवर्ड, आगे भी जा सकता है बच्चों और पीछे भी जा सकता है। सो दोनों साइड पॉसिबल है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, सभी लोग को क्लियर है। तो आप कंडीशन भी समझ गए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, रेजोनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो वो मैं लिखने जा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ये है कि अगर रेजोनेंस कराना है तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, रेजोनेंस अगर हो रहा होगा तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, कुछ तो होगा ना। इसी से बना लो, सबसे बेहतर होगा बच्चों, इसी से नोट्स बना लो, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। ये शानदार नोट्स बनेगा, टेंशन ना लो। अब देखो, सबसे पहला इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। और वो एरो कैसा होता है, ऐसा। रेजोनेंस इस डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म इन रेजोनेंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म इन रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो नए नए स्ट्रक्चर बने थे ना, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, जो नए नए अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं वो सभी स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है उन सबको। तीसरा,
रेजोनेंस हाइब्रिड जो तीसरा था ना हमारा, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं उन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने देखा कि एक एक मॉलिक्यूल के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बट जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनसे ज्यादा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाए, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है दिस इज मोर स्टेबल देन दीज 2 स्ट्रक्चर्स। इन दोनों से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, साफ साफ दिख रहा है आपको ना, यहां पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है दोनों का, क्या है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे है। ये दोनों मिलकर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कराते हैं। तो ये कंफर्म है यहां पे हमको कि यहीं पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, दैट इज वाई ये हमारा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। ये दोनों ने मेहनत करके इसको बनाया है। हाँ, एक बात और अभी लिखने वाला हूं, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। थोड़ा सा इसका कंट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा सा इसका होगा और ये बनेगा। सो एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक और सवाल आएगा, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इनके स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकते हैं। अभी ये सब पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनो क्या है। सबसे पहले इन दोनों स्ट्रक्चर में बताओ, ये पहला मान लेते हैं हमारा पहला स्ट्रक्चर है, अभी आप सबको पता है, बताया गया होगा, और ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या ये दोनों की स्टेबिलिटी समान है या अलग अलग है? क्योंकि चौथा पॉइंट जो अगला मैं यहां नोट करने वाला हूं ना, वो उसी वाले से है, तो आपको पहले ये पता होना जरूरी है स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है। बच्चों सभी लोग वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दिया करो, इतना आप लोग कर दिया करो, बाकी मैं कर दूंगा, ठीक है। ब्लर हो रहा है? नहीं, ब्लर नहीं हो रहा है, मेरे साइड से नहीं हो रहा है। हाँ, मैं डेली यूट्यूब पढ़ाऊंगा सिलेबस वाइज, ज्योति चौरसिया। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो बताओ फटाफट, क्या ये 1 और 2 दोनों इक्वल स्टेबल है कि अलग अलग हैं? फटाफट बताइए सभी लोग, इक्वली स्टेबल है कि अलग अलग है? दोनों को डिफरेंट स्टेबिलिटी है? एनीबॉडी? देखो बहुत क्लियर कट आपको बताता हूं, दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है। इसमें देखो निगेटिव चार्ज कार्बन पे था ना, और इसमें निगेटिव चार्ज कहां है, ऑक्सीजन पे। अब आप बताओ, नेगेटिव चार्ज जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो कम स्टेबल होता है। सो इन दोनों स्ट्रक्चर में हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मोर स्टेबल देन पहला वाला। जब नेगेटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो ज्यादा स्टेबल होता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो कम स्टेबल, ठीक। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? सवाल आएगा ना कि सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों इससे फर्क पड़ेगा, जो ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में, और जो कम स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। बात समझ गया ना? सो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा, जिसका कम स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। दोनों बराबर बराबर नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, यही बात आपको समझानी थी। समझ में आया? बोलो, समझ आया सभी को? So resonance hybrid is the one of the most stable structure than any resonating structure. All resonating structure contribute for the formation of resonance hybrid, but that resonating structure having more stability that will contribute more, जिसकी stability कम है that will contribute less. That's all. यही है रेजोनेंस का फीचर। क्या आप सभी लोग को समझ में आया? हाँ या ना, फटाफट बोलते चलो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओके। सो अब आप समझ गए ये सारी बातें। अब हमको पढ़ना है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस हाइब्रिड क्लियर है बच्चा सभी लोग को? सभी को रेजोनेंस हाइब्रिड क्लियर है? चलो एक फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। देखो आज हमने फिनॉल पढ़ा था, ठीक। फिनॉल में आप लोगों ने क्या देखा था कि अगर फिनॉल का एसिडिक प्रोटॉन निकाल दिया जाए, है ना, एसिडिक प्रोटॉन निकाल दिया जाए,
तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, क्लियर है ना। दिस विल फॉर्म O-। अब ये कंजुगेशन में है या नहीं, क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? एग्जैक्ट कर सकता है सर, क्योंकि कंजुगेशन है। ध्यान से देखो, ये है फिनॉक्साइड आयन। अब आपको यही बताना है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा सर, बना के दिखाइए। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले ये देखो, फिनॉक्साइड आयन का जो O निगेटिव है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। सो डबल बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, पहले मैं सारे स्ट्रक्चर बना लूं फिर आपको भी दिखाता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। 3 बनते हैं, अभी आप जस्ट वेट करो, मैं सब बना दूंगा। जस्ट वेट, मुझे बार बार कलर चूज करना पड़ेगा, दैट इज वाई मैं एक ही बार सब बना ले रहा हूं। देखो होगा क्या, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा। सो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह रहेंगे। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर अब ये डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, तो ये वाला निकल के यहां चला आएगा। सो नाउ नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर हियर। फिर ये यहां से यहां अटैक करेगा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। सो अब की बार नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में जहां पे C डबल बॉन्ड O है, ये वाला पोजीशन, ये वाला, यहां पे चार्ज कभी नहीं गया। देखो एक भी बार चार्ज गया नहीं गया। सो ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट अगर बच्चों हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड O रहेगा और जो चार्ज है वो यहां से लेके ये डैश लाइन देखो यहां तक टहल रहा है और नेगेटिव चार्ज बीच में होगा। यही हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड। देख लो, क्लियर दिखाई दिया, दिस इज आर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। सो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल फॉर्म ए रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसकी स्टेबिलिटी इन सब से ज्यादा है। तो ये फिनॉक्साइड का रेजोनेंस है, समझ आ गया। अब हमको समझना है रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेडी हो सभी लोग? रेजोनेंस, रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक, रेजोनेंस के कंडीशंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सबको आया? चले अब अगला हेडिंग डालो, रेजोनेंस एनर्जी। सो अगला हमारा है रेजोनेंस एनर्जी। अभी कुछ सिस्टम के मैं रेजोनेंस एनर्जी आपको लिखवाऊंगा, ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दिस इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। थ्योरेटिकली भी हम लोग कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे, बट मोस्टली ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होते हैं। देखो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। अगर किसी सिस्टम का रेजोनेंस एनर्जी लिखा है, ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू दिया होगा। हम उससे कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम? अगर हमें एक बार ये पता चल जाए ये होता क्या है, देन तुरंत बता देंगे कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम। बोलो बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या सवाल है? नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन कंजुगेशन में नहीं होता, कंजुगेशन केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। मेटा इज नॉन कंजुगेटेड, तो जो बेटा जो पोजीशन नॉन कंजुगेटेड होगा ना वहां पे चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं जाता। क्लियर है? अब चलो देखो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। सबसे पहले ये एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम से निकलती है, मतलब बाहर जाती है। अब मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर मैं मान लो मैं हूं, मेरी एनर्जी जैसे जैसे घटेगी मेरी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैं थक जाऊंगा तो मैं सो जाऊंगा, और सो जाऊंगा मतलब स्टेबल हो गया। अब ना मुझे खाने का डर रहेगा, ना मुझे सोने का, ना बरसात का, ना पानी का, ना आंधी का, कुछ नहीं, मैं सो रहा हूं एकदम खर्राटा मार के, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या हो गई है, लोअर। तो जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी लॉस होती है, वो सिस्टम एनर्जी लॉस करता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। जैसे हम लोग को धीरे धीरे एक दिन मर जाना है ना, जब डेथ हो जाएगी तो हम ऐसे स्टेट में चले जाएंगे, कोई हमको जलाएगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो कोई हमको बातों से भी जला दे, कोई हरकत से, तो भी आग बबूला हो जाते हैं, बिकॉज वी आर अनस्टेबल। एनर्जी ज्यादा है, तुरंत मारने पीटने लगेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ देंगे क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। बट एक समय ऐसा आएगा
कि आपका स्टेज, आप बुढ़ापे में जाओगे, एनर्जी कम हो जाएगी, कोई कुछ कह के निकल भी जाएगा तब भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, एनर्जी लोअर, फिर एक दिन मर जाओगे, एनर्जी जीरो। उस समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन फूंकता है, कौन जलाता है। तो जैसे किसी भी सिस्टम की एनर्जी कम होगी वो सिस्टम की स्टेबिलिटी हाई होगी। सो रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम लॉस करता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when any system undergo resonance, जब कोई भी सिस्टम रेजोनेंस कर रहा होगा, है ना। तो जिस भी सिस्टम में बच्चों रेजोनेंस होगा वो पक्का है एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एक नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी, सॉरी एनर्जी कम होगी क्योंकि लॉस कर देगा। सो एनर्जी निकली, पहली बात ये हो गई। अब आप लोग बताओ, अगर सिस्टम से एनर्जी निकली है तो स्टेबलाइजिंग हुआ कि डिस्टेबलाइजिंग हुआ? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स फूको सभी लोग। देखो बोलना सीखो, वीडियो लाइक तो करना सीखो पहले, यही नहीं करते हो ना चैनल सब्सक्राइब करते हो। मैं देख रहा हूं बहुत गद्दारी है भाई साहब, बहुत नाइंसाफी है। स्टेबलाइजिंग की डिस्टेबलाइजिंग? तो पहली बात, इट इज स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये क्या होता है? स्टेबलाइजिंग, मतलब कि ये सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। दिस इज स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा सिस्टम उतना ज्यादा होगा स्टेबल। ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी हमेशा निकलती है। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, एनर्जी निकलेगी इसलिए इसको माइनस साइन रहेगा। हमेशा एनर्जी में क्या होगा? साइन निगेटिव होगा, ठीक है। सो स्टेबलाइजिंग एनर्जी, अगर मान लो किसी का वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम है तो कम स्टेबल होगा। बात समझ गए? अब सवाल आता है फिर से एक दिमाग में, ठीक है। पहला सवाल आता है कि सर रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकाला जाए? अगर दिया हो सो रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा? ये एक्सोथर्मिक है मतलब इसका साइन क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। सो यहां पे डेल्टा एच क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। एंथैल्पी क्या होगी? डाउन जाएगी। तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। कैसे निकलेगा रेजोनेंस एनर्जी? एनीबॉडी? बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। बस करना क्या है, आपने अभी देखा था रेजोनेंस हाइब्रिड बना था ना। सो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी, माइनस में यहां लगा देता हूं, घटाना है ध्यान रखिएगा, माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है फॉर्मूला, ध्यान से देख लो, यही है फॉर्मूला क्या निकालने का? रेजोनेंस एनर्जी निकालने का हमारा यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब आप लोगों से बस पूछना यह है कि अगर हम इस तरीके से एनर्जी निकालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? चलो भैया बताओ, अगर हम इस तरीके से एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? चलो बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। इस तरीके से एनर्जी निकालने पे एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? एक्सप्लेन करिए। और इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है, इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ध्यान से देखो, हमने अभी आपको बताया था ना ये वाला, एक मैं जस्ट क्वालिटेटिव बता रहा हूं, सपोज करना इसको, ठीक है। CH3 O-
डबल बॉन्ड CH2। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने ये बनाया था अभी, और मैंने इसमें आपको बताया कि एक ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है, और ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। सो मान लेते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है 20 किलो कैलोरी पर मोल। ये मान रहा हूं, ऐसा है नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैं एक वैल्यू को मान के चल रहा हूं, ठीक। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये था, तो जो स्टेबल हो इससे, तो देखो मोस्ट स्टेबल ये है तो इसकी एनर्जी सबसे कम 20 है, तो ये दोनों की इससे ज्यादा होगी। बट इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मान लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो आपकी 30 किलो कैलोरी पर मोल है, 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका क्योंकि इससे ज्यादा अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी मान लेते हैं 50 किलो जूल पर मोल है ना। तो इसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हुआ, ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। उससे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये वाला, कि उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल। और इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि इसकी 20 है। तो मैंने ये सब माना कि एनर्जी दिया है। अब अगर हमें इसका रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो तो कितना आएगा, बताओ सभी लोग। इसका एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल के बताओ फटाफट। अगर इसका रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे तो कितना आने वाला है, हाँ सभी लोग बता दो। वीडियो लाइक करते चलो, चैनल सब्सक्राइब करते चलो, शेयर करते चलो और आंसर करते चलो, बस ये 4 प्रोसेस आपको करना है, पढ़ाने का काम मेरा। बताओ जरा, तो कितना होगा, कितना आएगा, क्या -10 आ रहा है, -10 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, हाँ निकालो, आएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल ना, तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा 20 - 30 किलो जूल पर मोल। किलो जूल था कि किलो कैलोरी था, किलो कैलोरी था, किलो कैलोरी में ही रखना, सब एक ही यूनिट में रहेगा, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, -10 आया, आ गया ना आंसर। किस में आएगा, माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा माइनस में। आपको रेजोनेंस हाइब्रिड में से घटा देना है क्या, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये नहीं घटाए, क्यों, क्योंकि लीस्ट स्टेबल था। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये ज्यादा स्टेबल था, इसीलिए ये घटाया जाएगा। सो हमारा आंसर -10 आया। कितने लोग की बात समझ में आ गई, ये रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके एप्लीकेशन करने हैं, उस पर आ रहा हूं। सो ये बात, इतनी बात कितने लोग को समझ में आ गई, खोपड़िया में घुस गई, हाँ तो आगे चले, नहीं तो फिर बताएं। फटाफट सभी लोग बोलो, जितने लोग को हो गया थंब अप करो, समझ आ गया तो थम्स अप करो। सो कभी भी, अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं बेंजीन का। कुछ एग्जांपल बता दे किसके किसके कितने रेजोनेटिंग मतलब रेजोनेंस एनर्जी। कई सारे सिस्टम है जो आपको आगे पढ़ना है, तो उन सब के मैं रेजोनेंस एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास आएगा, ये एक कंपाउंड है, आपने इसका नाम सुना है, मैंने क्लास में इसको पढ़ाया भी है, ये GOC पढ़ाएंगे वहाँ भी आएगा। दिस इज कॉल्ड पायरॉल, है ना। इसका जो रेजोनेंस एनर्जी होता है बच्चों, दैट इज, ये होता है आपका 23 किलो कैलोरी पर मोल, ये पायरॉल है। उसके बाद इसका भाई आता है फ्यूरॉन, ठीक है, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन, इसका नाम फ्यूरॉन है। इसका एनर्जी होता है माइनस में, सारे वैल्यू माइनस में होते हैं, -16 किलो कैलोरी पर मोल। नाम इसका फ्यूरॉन है, आप लोग नाम चाहो तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इन सब का थोड़ा बड़ा भाई आता है, इसका नाम है थायोफीन। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है -29 किलो कैलोरी पर मोल। इसका नाम है थायोफीन, ठीक, दिस इज कॉल्ड थायोफीन। थायोफीन के बाद आता है अपना पिरिडीन। नाम मैं भी नाम सबका लिख देता हूँ, पहले एनर्जी लिख लेने दो। दिस इज कॉल्ड पिरिडीन, और पिरिडीन की जो एनर्जी होती है वो होती है -31 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये आपका हो गया पिरिडीन। उसके बाद अपना बेंजीन आता है। बेंजीन का सबको याद होगा, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना है, ये बेंजीन है,
इसका है -36 किलो कैलोरी पर मोल, ये हमारा बेंजीन है। उसके बाद अगला आएगा हमारा नैप्थलीन। नैप्थलीन का नाम सबने सुना होगा। नैप्थलीन का रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है? दिस इज 59 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। दिस इज -59, इसका नाम नैप्थलीन है। नैप्थलीन के बाद आता है एंथ्रासीन। 3 रिंग का स्ट्रक्चर होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का एनर्जी जो होता है रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज -72 किलो कैलोरी पर मोल, 72 किलो कैलोरी पर मोल। किसी बुक में 1-2 आगे पीछे चल सकता है, 2 किलो जूल 1 किलो जूल आगे पीछे, अलग अलग बुक में थोड़ा सा डेटा में वेरिएशन मिलेगा, बट मेजरली यही होगा, ठीक है। हाँ, मैं हर दिन 7 बजे ही पढ़ाऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर 7 ही बजे। और आखिरी वाला है, इसका नाम है बच्चों फेनंथ्रीन, ठीक है। इसमें सब में गोला लगा लो, डबल बॉन्ड की जगह मैंने ऐसे लगा दिया। इसका एनर्जी होता है -92 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज कॉल्ड फेनंथ्रीन। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इन सबको आपको ध्यान रखना है। पहले का नाम है पाइरोल, ये है आपका पाइरोल। दूसरा है हमारा फ्यूरॉन। तीसरा है हमारा थायोफीन, थायोफीन PHENE। ये है हमारा पिरिडीन, ठीक है। दिस इज आर पिरिडीन। ये है हमारा बेंजीन। ये है हमारा नैप्थलीन, नैप्थलीन। ये है हमारा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और ये है हमारा फेनंथ्रीन, फेनंथ्रीन THRENE, फेनंथ्रीन। तो इतने एनर्जी सबके मैंने रेजोनेंस एनर्जी लिख दिए हैं। सो रेजोनेंस एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। बात समझ में आया सभी को? सो दिस इज अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। नाउ हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। 2-3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, चलो छाप लो फटाफट। नोट्स में शेयर कर दूंगा, नोट्स में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे पहले एक चीज और, कई बच्चे टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे थे, मैं टेलीग्राम शेयर कर दे रहा हूं, आप सभी लोग उसमें जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर मैं नोट्स टेलीग्राम पे ही भेजता हूं। मैं तुरंत पढ़ाने के बाद नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग का काम थोड़ा ये है कि टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, नहीं तो नोट्स नहीं मिलेगा। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं लिंक शेयर कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट। तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो अभी पढ़ने पे फोकस करो, नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं करिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। सो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना? एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। चलो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे बहुत ब्रॉड है, बाकी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जीओसी में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको यहीं बता देता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका। सो रेजोनेंस के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? एक बॉन्ड लेंथ और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर में इसका इस्तेमाल होगा। सो अभी मैं करने वाला हूं, सभी लोग उसके लिए एकदम रेडी हो जाओ। बॉन्ड लेंथ और दूसरा क्या होगा हमारा? बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड लेंथ, और उसके बाद दूसरा हमारा है बॉन्ड ऑर्डर। इन दो जगह पे रेजोनेंस का भरपूर इस्तेमाल होगा। सो लेट्स सी कि हमारा रेजोनेंस कहां कहां इस्तेमाल होता है। पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकालने में रेजोनेंस का इस्तेमाल होगा। अब कैसे बॉन्ड लेंथ को रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करेगा? ध्यान से देखो,
अगर हम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी, सपोज करो हमने ये बनाया R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। अभी देखो बच्चों, जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड, है कि नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, बट रेजोनेंस की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर आप लोग को कार्बन का लेंथ पता हो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा रखा है, हाइब्रिडाइजेशन में ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, उम्मीद है किसी को याद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और तीसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ होता है। तो अगर कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला जाए, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाए, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा घटेगा कि नहीं घटेगा, बढ़ेगा। डबल सिंगल हो रहा है और सिंगल डबल हो रहा है, तो अगर कोई डबल था वो सिंगल होगा तो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो हम सिंपल सिंपल एक बात यहां लिख सकते हैं क्या, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा है तो उसमें लेंथनिंग होगी, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो एक छोटा हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, बड़ा। सो एक बात यहां मैं लिख दूं, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल अल्टर, बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल अल्टर्स। अल्टर का मतलब चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ बदलता है। कैसे बदलता है, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिकम पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, ये होगा। आप देख पा रहे हो, ये सिंगल बॉन्ड बिकम डबल, यहां डबल हो गया, यहां सिंगल था, जो डबल था वो सिंगल हो गया। तो अब इसमें आप लोग बताओ, रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा। चलो अपना कॉमन सेंस लगाओ और आंसर बताओ। सभी लोग बताओ फटाफट, सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड शॉर्टनिंग होगा, शॉर्टनिंग का मतलब छोटा होगा, शॉर्टनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमारा छोटा होने वाला है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ घटेगा, क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है, तो जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो छोटा हो जाएगा। और दूसरा, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल होने वाला है, तो सिंगल होगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लेंथनिंग ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड जो हमारा है उसका लेंथ बढ़ेगा, तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस की वजह से जो सिंगल बॉन्ड था वो छोटा हो जाएगा, मतलब जो पहले बड़ा था वो अब छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस क्या करेगा, डबल वाले को सिंगल कर देगा और सिंगल वाले को डबल कर देगा। बोलो क्लियर हुआ। हाँ भैया लोग बोलो क्लियर हुआ, ये बात सबको समझ में आ गई। रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अल्टर कर। अब इसका एग्जांपल, जीता जागता एग्जांपल देखो, इसका जीता जागता एग्जांपल है बेंजीन। आप सभी लोग ध्यान से देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर सब जानते हो ना, ये है बेंजीन भैया। इसमें अगर हम कार्बन को नंबरिंग कर दें, ध्यान से देखना, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, 4, 5 और ये 6। तो कार्बन 1 और कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन 3 और कार्बन 4 डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन 5 और कार्बन 6 देखो डबल बॉन्ड है। इन सब का लेंथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। भाई हमने अभी पढ़ा है कि डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ ये होगा। फिर कुछ सिंगल बॉन्ड है, जरा देखो कौन कौन, कार्बन 2 और कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड है,
कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 6 और कार्बन 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या होगा, इसका लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये होना चाहिए, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है 1.34 हो, जो सिंगल बॉन्ड है 1.54 हो, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, सभी बॉन्ड लेंथ बेंजीन के बराबर होते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, ऑल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज इक्वल, सब बराबर है। कितने हैं, इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब मैटर हो गया 1.39 एंगस्ट्रॉम। देखो जरा, 5-4 से छोटा है और 3-4 से बड़ा है, मतलब कि न डबल बॉन्ड रहा बेचारा और न रहा सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में हाइब्रिडाइज हो गया ना, बड़े वाले से छोटा, छोटे वाले से बड़ा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, किसकी वजह से ये कोलाबेरी हुआ है, तो ये हुआ है बेंजीन में रेजोनेंस आने की वजह से। क्या ये रेजोनेंस में है, जरा देख के बताओ, बेंजीन का डबल सिंगल रेजोनेंस में है कि नहीं, तो है तो जो डबल था वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो डबल थे वो सब सिंगल हो जाएंगे और जो सिंगल थे वो सब डबल। अब सारे बॉन्ड वही हैं, देखो हमने पोजीशन सबके वही फिक्स रखो, डबल बॉन्ड अपना पोजीशन बदल लिया, जो डबल था वो सिंगल, जो सिंगल था वो डबल। इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तब आपको दिखेगा कि ये बेंजीन में पाई बॉन्ड ने गद्दारी की है और ये डीलोकलाइज हो गया, इसीलिए ना वो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड। ये है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। सो इसकी वजह से बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ गए, ना तो कोई सिंगल है और ना कोई डबल है। सिंगल से छोटा है और डबल से थोड़ा बड़ा है, तो 1.5 है, ना 1 है ना 2 है, दोनों के बीच में 1.5 बॉन्ड है। तो इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर भी आता है, अभी तुरंत निकलवाऊंगा बॉन्ड ऑर्डर भी, ठीक है। देख के पहचान के बताओ, समझ आया कि नहीं आया। रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है, रेजोनेंस की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ इमीडिएटली क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। वो आपको यहां पे विजिबल है या नहीं, देख के बताइए। सभी लोग बताएं, समझ आ गया इतनी बात, अप टू दिस क्लियर टू ऑल। आ गया तो फिर एक एप्लीकेशन और है, उसको बताने वाला हूं, ठीक है, उसको बताने वाला हूं। ये आ गया हो तो बाकी इसके कुछ एप्लीकेशन रेजोनेंस में आएंगे, वहां फिर उसको बता दूंगा। डन एवरीबॉडी, गुड, अच्छे से पढ़ोगे सब समझ आएगा। आखिरी एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलो शुरू करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, देन आप क्या डिफाइन करने वाले हो, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटमों के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वही बॉन्ड कहलाते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। दो एटमों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम is called bond order। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब हमें निकालना है कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ठीक। ये बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, चलो इसको निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 1।
ये एक फॉर्मूला है, इससे किसी भी मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले जाओगे जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक, अब ये जो पाई और सिग्मा है ये सेंट्रल एटम के हो गए, पाई एंड सिग्मा ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसी का हमें सिग्मा और पाई काउंट करना है, पूरे धरती भर का सिग्मा पाई मत काउंट कर लेना। ठीक है, तो चलो निकाल के देखा जाए किसका क्या होगा। पहले निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन में बच्चों कितने सिग्मा और कितने पाई है, गिनो जरा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई 2 पाई, तो हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ पाई 2, नंबर ऑफ सिग्मा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ गया, 2 आया क्या, बॉन्ड ऑर्डर 2। तो दोनों के बीच में देखो 2 बॉन्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। दूसरा मॉलिक्यूल, ये पहला था, दूसरा आपके लिए कार्बोनेट आयन CO3 माइनस, डबल माइनस होता है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये मैं बना चुका हूं स्ट्रक्चर, ये है आपका कार्बोनेट। अब इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कितने सिग्मा, 1 आया भाई साहब, 2 सिग्मा 2 पाई है, तो पाई बाई सिग्मा तो 2/2, 2/2 1, 1 + 1 2, 1 कैसे आएगा, गधा कहीं का, कमेंट डिलीट कर रहा है। निकालो इसका, निकाल के बताओ कितना आएगा, सभी लोग निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। उसके बाद सल्फेट आयन का निकालो। सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये S डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, ये सल्फेट है, इसका निकाल के बताओ कितना आएगा। फिर फॉस्फेट आयन का निकालना PO4 3 माइनस, फिर उसके बाद ये सब आपके लिए होमवर्क है ClO4 माइनस, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के रखना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। तो इसका कार्बोनेट का सबका आया होगा 4/3, या इसको 1.33 कह लो, 4/3 या 1.33 आएगा ना। निकालो कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई है और 3 सिग्मा है, तो 1/3 + 1 4/3 हो गया, 4/3 मतलब 1.33। सल्फेट का निकाल के बताओ कितना आएगा, इसमें 2 पाई और 4 सिग्मा है, तो 2/4 + 1 कितना आ जाएगा, 6/4, तो 6/4 बोले तो 1.5, सल्फेट का 1.5 आएगा, आएगा ना, देख लो आएगा। फॉस्फेट का निकालना, इसका आएगा 1.25, और परक्लोरेट का निकालना इसका आएगा 1.75। ये आपका काम है, निकाल के मैच करा लेना। सो रेजोनेंस हमारा खत्म, रेजोनेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक था रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, ये आज हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, शेयर जरूर करिएगा, सोने से पहले शेयर करके फिर सो जाइएगा। ठीक है, तो आज की सभा बच्चों संपन्न, अगली सभा में अब कल मुलाकात होगी।